नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं एक बार फिर सेक्टर 14। फिलहाल सेक्टर 14 आरडब्ल्यूए का जो चुनाव है एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 2 दिन बाद चुनाव होना है और बहुत सालों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव होगा, मतलब वोटिंग होगी। वरना कुछ लोग बैठकर, कुछ सम्मानित लोग बैठकर प्रधान चुन देते थे और उसी के साथ जो पूरी कमेटी है उस कमेटी का गठन हो जाता था और वो लोग आरडब्ल्यूए चलाते थे। लेकिन पहली बार है जब मुकाबला बेहद दिलचस्प है और इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही हैं आशू मेहरा। प्रधान के लिए चुनाव लड़ रही हैं और पहली बार है जब आरडब्ल्यूए सेक्टर 14 में कोई महिला प्रधान पद के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रही है। आशू जी, मामला बड़ा हो गया है। नमस्कार सौरभ जी, और मैं अपने सारे सेक्टर वासियों को भी अपनी तरफ से नमस्ते करती हूँ। मुझे कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। आरडब्ल्यू का एक्सपीरियंस मेरा 9 साल पुराना है और 9 साल से कई हमारे प्रेसिडेंट आए और कई प्रेसिडेंट गए, बट हमारी सीट तो बिल्कुल फिक्स थी हाउस कीपिंग की, जो सबसे माना जाता है संजीदा सा एक अजीब सा ही डिपार्टमेंट होता है, जिसमें आपको सबके घरों का कूड़ा कचरा उठवाना है। कोई अगर जानवर मर गया है तो हमें वो भी उठाना है। तो ये डिपार्टमेंट 9 साल से मेरे पास कंटिन्यू है। कई आए और कई प्रेसिडेंट चले गए। तो अब मुझे लगा कि, और मुझे कहा भी गया कि सबकी बारी कंप्लीट हो चुकी है। 4-5 बार से मैं नॉमिनेशन भर रही थी और मुझे बिठाया जाता था कि अभी बड़े बाप के बेटा बैठे हुए हैं तो अभी थोड़ी देर रुको। तो मुझे लगा चलो ठीक है, घर की बात ही है, हमारा घर ही है सेक्टर, तो मुझे रुकना चाहिए। बड़ों की बारी हो जाएगी तो मेरी बारी आएगी। तो इस बार मुझे प्रॉमिस किया गया कि इस बार आपकी टर्न है तो आप अच्छे से काम करो। तो हम लोगों ने और मेहनत करी। हम लोगों ने अपनी बसेस सेवा स्टार्ट करी। पिछले 5 महीने से हम अपनी बसेस लेके जा रहे हैं, फीमेल को लेके जा रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, कई जगहों की हमने यात्राएं कराई हैं उनको। इनफैक्ट फिटनेस क्लासेस स्टार्ट करी हैं फीमेल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेक्टर के अंदर 5 से 6 शाम को। तो हम अपना काम ही कर रहे हैं कि हमें मौका मिलेगा। तो अचानक से पता चलता है कि इलेक्शन की नौबत आ गई है और इलेक्शन के लिए तो आप सूटेबल मैम बिल्कुल ही नहीं है। एक तो आप वीक कैंडिडेट भी हैं, दूसरे आप अपने मकान के मालिक नहीं हैं, तीसरा आप फीमेल है, चौथा हम लोग आपके साथ पैसा मांगने की जद्दोजहद नहीं करेंगे बिल्कुल भी रोड में जाके। तो फिर मुझे लगा कि मुझे तो इलेक्शन लड़ना ही है। ये तो बहुत छोटी सी बातें हैं जो मुझे लगा कि मेरे टाइम में आके इन्होंने अजीब सी बातें कुछ रखी हैं, तो इस चीज़ों से तो मुझे फाइट करना ही पड़ेगा। तो फिर मकान अपने नाम करवाया? हाँ जी, मुझे मकान अपने नाम कराना पड़ा। पूरे परिवार के साथ ले जाके मकान अपने नाम कराना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा था कि ये तो चैलेंज ही हो गया। एक हमारी मान सम्मान को ठेस सी फील हुई मुझे थोड़ा। तो हमें लगा कि परिवार से बात की जाए और एक्शन लिया जाए। तो अभी क्या समस्याएं हैं जिन्हें मुख्य रूप से आप महसूस करती हैं इस सेक्टर में? खास तौर से आमतौर पर लोग कहते हैं सेक्टर 14 शहर के रईसों की बस्ती है और यहाँ कोई समस्याएं तो नहीं होंगी शायद। सर समस्याएं देखिए हैं, समस्याएं बेसिक समस्याएं हैं। जैसे कि हमारे को सबसे बड़ी समस्या एमसीएफ की है। जैसे 9 साल से मैं डिपार्टमेंट संभाल रही हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि अगर हमारे पास 36 कर्मचारी भी उसके हैं एमसीएफ के, तो क्या होता है मोस्टली या तो इनको सैलरी नहीं मिल रही तो हड़ताल पे रहते हैं। समझिए महीने में से 10 दिन 12 दिन तो उनकी हड़ताल है। फिर बीच में कोई नेता वगैरह आ गए तो उनकी ड्यूटी बाहर लग जाती है। और अगर वो ड्यूटी पे आ भी रहे हैं तो 12 बजे के बाद उनका ऐसा लंच होता है कि उसके बाद उनका लंच ही ओवर नहीं होता। तो हार्डली ऐसा होता है कि गलियों में झाड़ू हफ्ते में 1 दिन भी लग जाए तो वो भी गनीमत लगती है। तो हमने एक ये कोशिश करी पिछले 3-4 सालों से, जब खंडेलवाल जी भी थे, कि हमने अपने ट्रैक्टर की सुविधाएं स्टार्ट करी कि हम एटलीस्ट बल्क वाला कूड़ा अपने प्राइवेट ट्रैक्टर से उठाया करेंगे, लेकिन झाड़ू का काम जो है वो एमसीएफ करेगा। बट अब मुझे लगता है कि झाड़ू का काम एमसीएफ से पूरा नहीं पड़ रहा, तो हमें अपने ही स्वीपर अपने सेक्टर में रखने पड़ेंगे। सर रखने पड़ेंगे। और क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि इस सेक्टर में हैं? सर हमारे सेक्टर में ना बेसिक समस्याएं जैसे बहुत ज़्यादा है। जैसे सीवेज की प्रॉब्लम है, गलियों में पानी इकट्ठा होना, इसको लेके लोग बहुत परेशान हैं। एक सफाई को लेके परेशान है, दूसरा सिक्योरिटी बहुत अहम रोल अदा करती है। इससे अच्छा कि हम 25-30 गार्ड्स को बाहर गेट पे सजा के रखें डेकोरेशन के लिए। उससे बेटर ये है कि हर एक पॉकेट में, अगर हमारी 12 पॉकेट है तो 12 पॉकेट में एक गार्ड हमेशा दिया जाए इनको। मैं ऐसे ये सोचती हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो हर पॉकेट में एक गार्ड होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए। तो पीछे चर्चा हुई थी कि दीवारें ठीक नहीं हैं पीछे से। जी सर मैं ये सोचती हूँ अगर हम ब्यूटिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देना है कि पीछे की जो 7 नंबर पॉकेट 8 नंबर पॉकेट है उसके वहाँ जो दीवारें जो टूटी हुई हैं, जहाँ से लोग यहाँ जंप करके आते हैं, चोरियाँ होने के आसार ज़्यादा ही उस तरफ से आ रहे हैं, तो क्यों ना उसकी दीवारों को ऊंचा करके उसे इस तरीके से बंद किया जाए कि वहाँ से चोरी होने के खतरे बंद हो, एज़ कम्पेयर कि हम गेटों पर ब्यूटिफिकेशन में ज़्यादा ध्यान दें। स्वर्ण द्वार बना है, बड़ा खूबसूरत बना दिया है सेक्टर ने। सर हाँ जी, एक द्वार बना है और सुंदर भी है। अगर उसमें थोड़ा कुछ चेंज करने की ज़रूरत होगी तो सबके कहने पे हम चेंज करेंगे, और अगर कोई रिपेयर की कहीं ज़रूरत होगी तो हम गेट्स को रिपेयर करेंगे। आप सर खुद ही देखिए कि 14 सेक्टर में कोई घर ऐसा नहीं है जिसका द्वार ब्यूटीफुल ना हो। हर किसी का घर बहुत सुंदर है, बट हमें घर के लिए सिक्योरिटी मेन चाहिए। ब्यूटिफिकेशन तो हमारे घरों के अंदर है, हमें मेरा मुद्दा मेन है सिक्योरिटी को लेकर। सर
सिक्योरिटी को लेकर और लोगों के बीच जा रही हैं। आप भी लगातार साथ होती हैं, क्या नाम आपका? हाँ जी, मेरा नाम रुपिंदर कौर है जी। और मैं आशु मेहरा जी के साथ ही इवेंट्स में हूँ। 8-9 साल से मैं इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवा रही हूँ। तो पिछले 2 साल से दिलीप जी और खंडेलवाल जी जो हैं वो अभी वर्किंग नहीं है, 2 साल से वो शांत बैठे हुए हैं। और इवेंट्स में जो है कि हम हर साल इवेंट्स करते हैं जो हमारे मेन इवेंट्स होते हैं, लेकिन अभी इस साल से जो हमने एक नया स्टार्ट किया उसमें हमने शाम के टाइम पे फिटनेस क्लासेस स्टार्ट की हैं, क्योंकि फिटनेस का ध्यान आजकल बहुत रखा जा रहा है। तो कहीं भी जिम भी जाएं, आप किसी भी सेंटर में जाएं तो 3000 रुपीज़ जो है आपको पर मंथ देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई हैं। RWA के सौजन्य से कम्युनिटी सेंटर में क्लासेस चलती हैं। उसकी टाइमिंग्स 5 to 6 होती हैं, जिसमें हमारे यहाँ 65 लेडीज़ एनरोल हुई हैं जो उस क्लासेस को बेनिफिट ले रही हैं। ऐसे ही हम टाइम टू टाइम हर वीकली वर्कशॉप्स भी हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ की हैं और आने वाले टाइम में भी हम करते रहेंगे। और मेकअप का जैसे कोर्स हो गया, बेसिक हो गया, कुकिंग कोर्सेज हो गए, इस तरह के जो कोर्स हैं वो हमने मतलब वीकली लेडीज़ को बहुत सारे करवाए हैं। और आगे भी पर राजनीतिक तरीके से नहीं सोचती हैं आप? ये जो महिलाएं हैं ये तो आपकी वोटर ही नहीं है। नहीं, देखिए, राजनीतिक ये एक जो संस्था है ये सामाजिक कार्य के लिए है। इसको राजनीतिक से तो मेरे को लगता नहीं कि जोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे सेक्टर में हमारा बहुत दुर्भाग्य रहा है। जैसा आशु जी कह रही थी कि महिलाओं को तो कह ही दिया गया तुम्हारे नाम घर नहीं है तो तुम कैसे चुनाव लड़ोगी। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर वो चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं तो क्या हुआ? आज तक ये रिकॉर्ड है कि जितने भी RWA में महिलाएं हैं कभी भी इतने रूप में एकत्रित नहीं हुई थी। अब मतलब ब्रदरहुड को देखते हुए हम जानते ही नहीं थे कि उस मोहल्ले में कौन सी लेडी रह रही हैं। अब वो आपस में इतना मिल गई हैं कि मतलब आपसी जो प्रेम संबंध है और गहरे हो गए हैं, चाहे वो क्लासेस की वजह से हुए, चाहे वो ट्रिप पे जाने की वजह से हुए। बहुत सारी वृद्ध ऐसी महिलाएं हैं जिनके बच्चे बाहर गए हुए हैं, तो वो तो इतना खुश है, वो हमें इतना थैंक्स करते हैं कि बच्चों आप हमारे साथ जुड़े और हमें घुमाने के लिए लेके जा रहे हो आप। तो हमारे को तो कोई टाइम भी नहीं देता। तो इस तरह के सोशल कार्यों में मुझे तो लगता है बल्कि हमारे जो भाई लोग हैं उनको भी आगे आके ये सब कार्य संभालने ही चाहिए थे जो आज तक नहीं संभाले गए हैं। तो इसका श्रेय जो है अभी तो देखिए इस RWA टीम को ही जाएगा और आशु मेहरा और जो हमने मिलके ये चलाई है संस्था। अब आगे चाहे वो कह रहे हैं कि नहीं ये वाले कार्य चलते रहेंगे तो प्लीज़ वो हमें मतलब फॉलो ना करें। उनके अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनको सिंगापुर बनाना है, जो उनको अंडर लाइन जो तारे डालनी है, या जो भी उनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो उस पर कार्य करते रहें, उसी तरह से करते रहें। तो अब महिला शक्ति अचानक से उनको याद आ गई है, वो ग्रुप्स बना रहे हैं, नारी शक्ति, महिला शक्ति। तो वो कह रहे हैं हमारी बहनें हमारे साथ आएंगी। हमारे ग्रुप की लेडीज़ ही हमें बोल रही हैं कि देखो जी हमारे को ग्रुप में से उठा के आपके ग्रुप में से निकाल के एक नया ग्रुप बनाया जा रहा है। और इवन मतलब इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, मैं वर्किंग हूँ, मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। EWS का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का स्कूल है जहाँ पे मैं प्रधानाचार्य के रूप में कार्य 18 साल से कर रही हूँ। मेरे वहाँ कार्यस्थल तक पहुँच जाते हैं, वहाँ आके मतलब थोड़ा सा बोल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, नहीं आप बैठ जाइए, आप सेक्टर की बदनामी कर रहे हैं। तो ये वाला शोभा नहीं देता। डेमोक्रेसी है, मतलब यहाँ तक पहुँचना, मतलब क्यों डर रहे हैं इतनी? अगर महिलाएं कमज़ोर हैं तो उनसे क्यों डर रहे हैं? क्यों दबाव डाल रहे हैं हम पे कि हम बैठ जाएं? हम नहीं बैठ रहे, हम चाहे हारे या जीते, इट्स आवर डेस्टिनी। और अगर हम हार भी जाते हैं तो भी जो हम कार्य कर रहे हैं हम दूसरी संस्था के सौजन्य से वो कार्य करते रहेंगे। RWA की पैरेलल एक हम संस्था सोच रहे हैं कि हम रजिस्ट्रार कराएंगे जिसमें महिलाएं होंगी और ये कार्य हम करते रहेंगे। और आप सोचें कि पहली बार हो रहा है जब चुनाव इतना दिलचस्प हुआ है, वरना तो ये म्यूजिकल चेयर चल रहा था कि एक उठता था तो दूसरा बैठ जाता था, दूसरा वही 3-4-5 लोग ही घूम रहे थे। सर एक्चुअली क्या होता है, लालसा का तो कहते हैं कोई अंत ही नहीं होता, अंतहीन होती है लालसा। कभी हम कहते हैं हम एक बार बन जाए, फिर हमें दूसरे बार की लालसा, फिर हमें तीसरी बार की लालसा। तो हमें एटलीस्ट ये बार बार की लालसा, हाँ, बार बार की लालसा ही हमारी खत्म नहीं हो रही। कुर्सी में पता नहीं ऐसा क्या है जिसकी लालच खत्म नहीं हो रही। मुझे लगता है कि हर समय 2 साल के बाद एक नया प्रधान सेक्टर में आना चाहिए जो सेक्टर को कुछ नया दे पाए, यूथ को आगे लेके आओ। आप कुछ नए आइडियाज आपके पास आएंगे, ना कि आप एक नाम की श्रेणी बना रखी है कि फर्स्ट रो में इसका नाम आएगा, सेकंड रो में इसका नाम आएगा। ऐसे नाम लोगों के लगाइए उस जगह पे जो काम करने वाले हों, ना कि आप उनके नाम सुसज्जित करके सजा रहे हैं जी हमारे सम्मानीय हैं। अगर वो आप लोगों को इतने सम्मानीय हैं तो आज ये मुसीबत ही क्यों आई इलेक्शन होने की? आपने उन सम्मानित लोगों का कुछ मान, कुछ सम्मान, कुछ रखा ही नहीं। एडवाइजरी बोर्ड को आपने कुछ सोचा ही नहीं कि वो आपको राय दे कि ऐसी हालात ना हो। इसका मतलब एक ब्यूटिफिकेशन के लिए नाम सजाए हुए हैं, वो मत सजाइए। काम करने वाले यूथ को मैं तो यही चाहूंगी कि यूथ आगे आए और अब यूथ ही इसको संभाले आके। कल से हम जब कंपेनिंग कर रहे थे तो कुछ बेसिक चीज़ें ही थी जो सामने आई, जो पब्लिक कह रही थी। उनकी डिमांड नहीं थी कि उनको सिंगापुर नहीं चाहिए, उनको वो कह रहे हैं हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे हैं हमारे, और हमने खुद देखा इतना छोटे हैं, बंदर हैं जी बिल्कुल। वो बंदर से बच्चे को बचा के लेके जा रही थी, गाड़ी तक जाना इतना मुश्किल हो रहा था, 200 नंबर की पॉकेट थी।
थे, वहाँ पे हमने खुद देखा। तो उनके लिए कुछ होना चाहिए, डॉग्स के लिए कुछ अलग जगह बनाई जाए, वहाँ पे उनको फीड करवाया जाए, जैसे कि हर कोई अपने गली के आगे ना उनको खिलाए, क्योंकि इतने सारे मतलब जानवर हैं। आज एक वीडियो भी मैंने देखा, उसमें हमारे सेक्टर की है, 2 महिलाओं का एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी चला रही हैं, उनके बच्चे पीछे बिठाए हुए और पीछे पीछे उनके डॉग्स भाग रहे हैं। तो इस तरह की मतलब बेसिक चीज़ें हैं जिससे जनता बहुत परेशान है। तो उन मुद्दों पे मुझे लगता है कि हमें विचार करना चाहिए और उनको ठीक करना चाहिए, विचार ही नहीं करना चाहिए बल्कि उन पे हमें कार्य करना चाहिए। बात बेसिक मुद्दों की होनी चाहिए, और ये जो सौंदर्यकरण भी ठीक है, होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, अनाप शनाप पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। 40-40 लाख का अगर हम एक गेट बना रहे हो 40 लाख रुपए में, स्वर्ण द्वार। बिल्कुल जी, स्वर्ण द्वार बना रहे हैं हम, तो उसमें 14 का स्वर्ण द्वार है, नहीं तो लेकिन फिर भी शहर के रईसों की बस्ती है। सर रहीसी जो है, पहले बेसिक चीज़ें जो है वो हम पूरी कर लें। रईस हैं यहाँ पे, सबको पता है, तो बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सेक्टर अपने आप में अगर आपसी समझौता और इतना मतलब भाईचारा हो तो वो नज़र आना चाहिए। आज हमारे सेक्टर बाहर लोग देख रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो मतलब ये तो मुझे नहीं लग रहा कि हमारा अच्छा इंप्रेशन बाहर जा रहा है। एक टाइम पे हमारे सेक्टर को सब कहते थे कितना इनमें मतलब ब्रदरहुड कितना ज़्यादा है, आज वही ब्रदरहुड कहीं नज़र नहीं आ रहा। मतलब इस तरह से तो नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्य है ये हमारा सर। पर लड़ रही हैं, आशु मेहरा लड़ रही हैं और घर घर जाकर वोट मांग रही हैं, यही बात ना? सर देखिए, घर घर तो जाना ही पड़ेगा। मेरे दोनों बड़े भाई घर घर फिर रहे हैं, मैं भी फिरना शुरू हो गई उनको देख कर ही। यही क्यों, देखिए मैंने अपील तो सारी जनता से की है कि एक बार किसी नए को आने का चांस दें, और जहां घर घर जाने की बात है तो हम भी अपने पूरे कदम को रोकेंगे नहीं। जहां तक हमारे कदम चलते हैं हम चलते ही चलेंगे सर। हर घर का दरवाजा खटखटाऊंगी। बिल्कुल, मैं हर घर का दरवाजा खटखटाऊंगी। मेरी बहनें, हम सब अपील करेंगे कि हमें एक बार आने का चांस दे, क्योंकि आज तक जो भी आया है हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। एक किसी प्रधान के आने पर भी, तो हमारे आने पर ही इन्होंने परिस्थितियां इतनी विपरीत कर दी हैं कि हम लोगों को भी बाहर दरवाजे पे आना पड़ गया घर से। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको इस दिलचस्प मुकाबले के साथ। सेक्टर 14 शहर के रईसों की बस्ती में चुनाव हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।